एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस सामान्य गोलकृमि। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस द कॉमन राउंड वॉर्म। संघ निमेटोडा के अंतर्गत जो जंतु आते हैं उन्हें गोलकृमि कहा जाता है। सुपर फाइलम एस्काहेलमिन्थेज निमेटोडा संघ में सम्मिलित है। यह प्राणी बेलन के आकार के शारीरिक संरचना, सूडोसिलोम, एंडोडर्मल एपिथेलियम से आश्रित पूर्ण विकसित पाचन प्रणाली होने से प्लेटीहेलमिन्थेज के चपटी और फीता कृमियों से भिन्न प्रकार के जंतु होते हैं। अधिकांशतः ये जंतु मिट्टी और जल में मुक्तजीवी होते हैं। कई जातियां इनके पौधों और जंतुओं पर परजीवी होते हैं। एस्केरिस जो होता है निमेटोडा संघ का प्रमुख परजीवी, जिसकी जाति बड़े आकार की होती है, विभिन्न प्रकार की कसूरियों की, जो कि आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस मनुष्य की जठर आंतरिक परजीवी है। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस का क्लासिफिकेशन यदि हम देखें तो फाइलम निमेटोडा, क्लास फेसमीडिया, ऑर्डर एस्केरोइडिया, सब ऑर्डर एस्केरिनी, फैमिली एस्केरिडी, जीनस एस्केरिस और स्पीशीज लुम्ब्रिकोइडिस है। वितरण, स्वभाव और आवास। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस, जिसका डायग्राम हमें सामने दिखाई दे रहा है, मनुष्य के सुपरिचित आंत के परजीवियों में से एक है, किंतु सुअरों, पालतू पशुओं, भेड़ों, गिलहरियों में भी 1936 में इस एस्केरिस की उपस्थिति को गुडी ने प्रमाणित किया है। वयस्क मानव की अवस्था बच्चों की क्षुद्रांत में सामान्य रूप से पाए जाने वाला परजीवी है। इसका वितरण विश्वव्यापी है। भारत, चीन, कोरिया, फिलीपींस द्वीप समूह और पैसिफिक द्वीपों में विशेष रूप से पाया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में इसका प्रभाव कम या अधिक हो सकता है। 47 का अनुमान है। स्टोल के अनुसार 6,440 लाख मनुष्य इसके द्वारा संक्रमित है, जिसमें से 30 लाख उत्तरी अमेरिका में, 420 लाख उष्णकटिबंधीय अमेरिका में, 590 लाख अफ्रीका में, 4,880 लाख एशिया में, 320 लाख यूरोप में, 190 लाख रूस में और 5 लाख पैसिफिक द्वीप समूह में पाए जाते हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। यदि हम एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस के मेल और फीमेल को देखें तो इस प्रकार की संरचना है। आगे की ओर ट्राइरेडिएट माउथ पाया जाता है दोनों में, जो कि लिप्स के द्वारा घिरा हुआ होता है। आगे से थोड़ी सी डिस्टेंस के पीछे की ओर एक्सक्रीटरी पोर होता है। दोनों मेल और फीमेल लेटरल लाइन सिस्टम पाया जाता है। आगे से फिर बीच में इसमें फीमेल गोनोपोर या वल्वा पाया जाता है, किंतु मेल में जो अंतिम सिरा होता है वो कर्व्ड होता है, फीमेल का अंतिम सिरा सीधा होता है। कर्व में एक जोड़ी पीनियल सिटी मेल में पाए जाते हैं, जहाँ पर क्लोइकल अपर्चर खुलता है। क्लोइकल अपर्चर इंटेस्टाइन और गोनोडक्ट का दोनों का कॉमन अपर्चर है, इसलिए कहलाता है। तो मेल का पिछला हिस्सा कर्व्ड होता है, पीनियल सिटी पाई जाती है और क्लोका पाया जाता है, जबकि फीमेल के पिछले सिरे पर एनस स्थित होता है और पिछला सिरा सीधा होता है। अब हम इस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की डिटेल में बात करेंगे। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस का शरीर लंबा, बेलनाकार, दोनों सिरों पर नुकीला होता है। पीछे के सिरे की अपेक्षा अग्र सिरा जो इसका पतला हो जाता है। लैंगिक रूप से ये डायोसिस प्राणी है। नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं और इसमें लैंगिक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। मादा की लंबाई 20 से 40 सेंटीमीटर और व्यास 4 से 6 मिलीमीटर होता है। मादा का पिछला सिरा पूंछ थोड़ा सीधा होता है। नर प्राणी अपेक्षाकृत छोटा होता है, 20 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 4 मिलीमीटर व्यास का होता है। इसका पूंछ वाला सिरा अधर तल की ओर मुड़ा हुआ होता है। नर में शरीर के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जिस पर छोटी छोटी अनुप्रस्थधारियों के शरीर के सूडो सेगमेंट्स होने का आभास होता है। इन प्राणियों का रंग हल्का पीला, हल्का गुलाबी, शरीर भित्ति अर्धपारदर्शी होती है। आंतरिक अंग कुछ कुछ बार दिखाई देते हैं। इनमें पाई जाने वाले अनुदैर्ध्य धारियों की बात करें, शरीर की संपूर्ण लंबाई पर 4 अनुदैर्ध्य
धारियाँ रेखाएं देखी जा सकती है, जिसमें से एक मिड डोर्सल पर, एक मिड वेंट्रल पर और 2 लेटरल पर होती है। पृष्ठीय और अग्रीय रेखाएं शुद्ध श्वेत दिखाई देती है। दोनों पार्श्वीय रेखाएं अपेक्षाकृत स्पष्ट और भूरी दिखाई देती है। इसकी एपिडर्मिस सिंसिटियल होती है। संपूर्ण लंबाई में मध्य अन्तरीय और दोनों पार्श्व के उपचर्म के मोटी हो जाने से बनती है। उत्सर्जित छिद्र मध्य अन्तरीय भाग से मुख से कुछ पीछे स्थित होता है। मादा जनन छिद्र और गुदा छिद्र अलग अलग खुलते हैं। जनन छिद्र अगले सिरे से संपूर्ण लंबाई में 1/3 दूरी पर मध्य अग्रीय तल पर स्थित होता है। अग्रिम छोर एंटीरियर एंड को यदि हम देखें, एंटीरियर एंड जो होता है राउंडेड होता है। अग्रतल पर 3 जोड़े लिप्स या लेबिया द्वारा सुरक्षित छोटा त्रिभुजाकार माउथ होता है। इस डायग्राम को यदि आप देखें तो 1, 2 और 3 त्रिभुजाकार 3 माउथ है, जिसके सेंटर में एक ये त्रिभुजाकार माउथ स्थित होता है, जो 3 लिप्स के द्वारा घिरा होता है। 3 लिप्स में एक डोर्सल जो है मिड डोर्सल लिप कहलाता है और दूसरे लिप्स जो है लेट्रोवेंट्रल लिप्स कहलाते हैं। लेट्रोवेंट्रल लिप्स और मिड डोर्सल लिप के द्वारा ये घिरा होता है। आगे अब हम डिटेल में और पढ़ेंगे। जो मिड डोर्सल लिप है उस पर 2 जोड़ी डबल पेपिला पाए जाते हैं, 1 और 2 जोड़ी डबल पेपिला मिड डोर्सल पर, जबकि लेट्रोवेंट्रल लिप पर एक डबल पेपिला, एक सिंपल पेपिला और एक एम्पिड पाया जाता है। इस डिटेल को अवधि हम देखेंगे। दांतों की ओष्ठों के अंदर वाली सतह पर डेंटिक्यूल्स या मार्जिनल लिप्स उपस्थित होता है। यह मेल और फीमेल दोनों का एंटीरियर एंड है। एंटीरियर एंड पर अभी बता ही दिया कि यदि हम सामने से खड़ा करके इसको देखें तो इसके ऊपर ये ओष्ठ दिखाई देता है। इसमें एक ओष्ठ होता है जो मध्य पृष्ठीय होता है, ये इलिप्टिकल होता है, जबकि 2 ओष्ठ होता है जो सब वेंट्रल, उनका लेट्रोवेंट्रल कहते हैं। ये दोनों ओष्ठ अंडाकार होते हैं। प्रत्येक ओष्ठ के आंतरिक तट पर एक मांसल ग्रोड पाई जाती है। इसकी रचना लेबियल पेरेन्काइमा से होती है। इस लेबियल पेरेन्काइमा के अग्रिक विस्तार के कारण अंदर की ओर इसमें डेंटिकल्स पाए जाते हैं। इन तंतुधारी ओष्ठों के आंतरिक पट में एक प्रकार की रेती समान खुदरी सतह बनाते हैं। ओष्ठ की बाह्य सतह पर सेंसरी पेपिली होती है। हमने कहा कि पृष्ठ ओष्ठ पर 2 डबल पेपिली पाई जाती है, जिसमें से एक ओष्ठ के दाएं और बाएं पाई जाती है। प्रत्येक लेट्रोवेंट्रल ओष्ठ के अधर भाग में एक डबल पेपिला होता है और पार्श्व में एक जो है सिंगल पेपिला और एक एम्फिड पाया जाता है। एम्फिड जो होता है वो एम्फिडियल ग्रंथि का रंध्र होता है। प्रत्येक पार्श्व ओष्ठ के ठीक पीछे एक सर्वाइकल पेपिला होता है और सर्वाइकल पेपिला में से नर्व निकलती है जो टैगो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स और एम्फिड संग्राही को जाती है। पोस्टीरियर एंड को यदि हम देखें, एस्टेरिस का जो फर्स्ट छोर होता है, पूंछ जिसको कहते हैं, उसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का स्पष्ट ज्ञान होता है, क्योंकि मादा में ही पिछला सिरा सीधा होता है, नर का अधर तल की गोरमा होता है। मादा की पूंछ छोर से कुछ पहले एक मध्य अनुप्रस्थ छिद्र या गुदा पाया जाता है जो 2 मोटे ओष्ठों के द्वारा सुरक्षित रहता है। गुदा केवल पाचन नली ही बाहर खुलती है मादा में। नर में क्लोएका होता है, उसमें जनन ग्रंथियों का और पाचन का छिद्र जो है सम्मिलित रूप से बाहर की ओर खुलता है और यहीं पर 2 काइटिनी कंटकित प्रवर्ध, जिन्हें काइटिनस स्पिक्यूल्स कहते हैं, जो अवस्कत छिद्र से बाहर की ओर निकले हुए दिखाई देते हैं। दोनों परिमाण में समान आकार के होते हैं। इन्हें पीनियल सीटी कहा जाता है या स्पिक्यूल्स कहता है। कॉपुलेशन के समय में शुक्राणु को फीमेल की योनि में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। अवस्कत छिद्र से पीछे के पुच्छ छोर के भाग को पुच्छ कहा जाता है। नर एस्केरिस का जो पुच्छ छोर वाला भाग है वहाँ पर जनन पेपिलियास पाई जाती है। अवस्कत छिद्र के आगे और पीछे जो है गुदा पूर्वी प्री एनल पेपिली और पोस्ट एनल पेपिलीज पाई जाती है। प्री एनल पेपिलीज की संख्या जो होती है 50 जोड़ी और 5 जोड़ी जो है गुदा फर्स्ट पेपिलिया इसमें पाई जाती है। पोस्ट एनल पेपिलीज पाई जाती है। ये कॉपुलेशन में सहायक होती है और ये पेपिलिया मेल्स में पाई जाती है। ये इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, ये मेल का पोस्टीरियर एंड है। ये प्री एनल पेपिलाज है, इनकी संख्या 50 जोड़ी होती है। ये और ये एनस है। इसके बाद ये पोस्ट एनल पेपिलीज है, जिसमें 2 जोड़ी तो डबल पेपिली होते हैं और 3 जोड़ी सिंगल पेपिली एक साइड में होता है।
पेपिलिस की बात हो गई। एक्सक्रीटरी पोर पे आ जाते हैं। एक्सक्रीटरी पोर जो अगले सिरा से थोड़ी सी डिस्टेंस पर पीछे की ओर, ये अगला सिरा, ये एक्सक्रीटरी पोर दोनों में पाया जाता है मेल में। तो अगले सिरे से ये कहता है 2 मिलीमीटर की दूरी पर मध्य अदर पोजीशन में एक एक्सक्रीटरी पोर पाया जाता है। फीमेल गोनोपोर मादा की अगले शरीर से शरीर की कुल लंबाई के जो 1/3 दूरी पर मध्य अधर तल पर जेनाइटल पोर या वल्वा होता है। नर का तो जनन क्षेत्र क्लोएका में खुलता है, लेकिन मादा में 1/3 पोर्शन पर एक इसका जो है गोनोपोर पाया जाता है। फीमेल में ये गोनोपोर यह स्थित होता है और मेल में इसके क्लोएका के में साथ में खुलता है। अब बात आती है हमारे पास इसकी बॉडी वाल की। तो यदि हम बॉडी वाल को देखें तो एस्केरिस की शरीर भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है। सबसे बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है, उसके नीचे एपिडर्मिस होती है, सबसे अंदर की ओर मसल्स लेयर पाई जाती है जिसमें केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होती है। सबके से बाहर की ओर इसमें क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है जो मोटा, दृढ़ और पारदर्शी चमकदार होता है। स्त्रावण इसके नीचे सिर्फ एपिडर्मिस के द्वारा इसका स्त्रावण होता है। आहार नाल का फोरगट जिसे हम ग्रसनी कहेंगे और हैंडगट जिसे मलाशय कहेंगे, वो भी क्यूटिकल के स्तर के द्वारा आश्रित होता है। लेकिन क्रमिक जब शिशु अवस्था में होता है तो इसको उतार करके त्याग जाता है। क्रमिक जो वृद्धि करता है तो इस क्यूटिकल की संरचना वापस देखने को मिलती है। यदि क्यूटिकल की हम रासायनिक संगठन देखें तो क्यूटिकल की रासायनिक संगठन में इस प्रकार की लेयर दिखाई देती है। एपिडर्मिस के टीएस में सबसे बाहर की ओर ये क्यूटिकल की लेयर है, ये वाली क्यूटिकल की लेयर। क्यूटिकल के लेयर में आउटर कॉर्टिकल लेयर कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर वाला लेयर मैट्रिक्स लेयर कहता है। कॉर्टिकल लेयर में बाहर से अंदर की ओर लाइपोइडल लेयर, आउटर लेयर और इनर लेयर आती है, जबकि मैट्रिक्स वाली लेयर में फिब्रिलर लेयर, होमोजीनस लेयर और बाउंड्री लेयर आती है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ पर आउटर लेयर, सबसे पहले लिपिडल लेयर, आउटर लेयर, इनर लेयर, फिब्रिलर लेयर, होमोजीनस लेयर और बाउंड्री लेयर, क्यूटिकल में ये सारी परतें आती है। इसके नीचे फाइब्री स्तर होता है और उसके नीचे की ओर एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस में बहुत सारे केंद्रक बिखरे होते हैं, सिंसिटियल एपिडर्मिस कहलाती है और उसके नीचे मसल्स लेयर पाई जाती है जो केवल लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स से बनी होती है। और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स में प्रत्येक जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स है उसका एक भाग कॉन्ट्रैक्टाइल मस्कुलर पोर्शन कहलाता है, दूसरा नॉन साइटोप्लाज्मिक पोर्शन वाला भाग कहलाता है। इसमें केंद्रक दर्शी रेखा की ओर स्थित होते हैं जो मिड डोर्सल लाइन पर जाकर के ये सेल आकर फ्यूज हो जाती है। इसी डिटेल को बुक से यदि हम वेरीफाई करें तो क्यूटिकल का लेयर होता है, क्यूटिकल लेयर सबसे बाहर की ओर लाइपोइडल लेयर ऑस्मोफिलिक होता है, 1000 एम स्ट्रॉन्ग इसका व्यास होता है। उसके बाद में कॉर्टेक्स का लेयर आ जाता है, इसमें हीरेटिन नामक पदार्थ बना होता है जो परपोषी के पाचक रसों के प्रति इसको प्रतिबोधित बनाता है। बाहर की परत कॉर्टिकल होती है, एसएस पट्टी और वलयों की बाती होती है और दूसरी अंत्य परत भी कॉर्टिकल परत होती है। इसके बाद मैट्रिक्स आ जाता है जो गंधक की प्रचुरता के कारण मैट्रिक्स का बना होता है। इसमें साकित नाले और रिश्तेदार परत होती है, इसमें हरिया नालियाँ पाई जाती है। कॉर्टिकल परत के साथ सीमांत बाउंड्री लेयर होती है और इसके नीचे कोलेजन के रेशों वाली फिब्री लेयर होती है जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए रेसे इसमें पाए जाते हैं। उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है जो क्यूटिकल की आंतरिक सीमा बनाती है। इसी में लवणों, जल, उपापचयी क्रियाओं से उत्पन्न पदार्थों के द्वारा क्यूटिकल परमिएबल होती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एस्केरिस की क्यूटिकल में कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स के गमन का नियंत्रण करते हैं। एस्केरिस की क्यूटिकल से कुछ ऐसे एंजाइम भी स्रावित होते हैं जो परजीवी पर परपोषी के पाचक रसों के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, जिससे एस्केरिस लंबे समय तक आहार नाल के अंदर बना रहता है। क्यूटिकल के लेयर के नीचे एपिडर्मिस वाली लेयर है। मैंने कहा एपिडर्मिस की लेयर जो होती है बहुकेंद्र की होती है, शरीर की संपूर्ण लंबाई में फैली हुई होती है, लेकिन मध्य पृष्ठीय, मध्य अधरी और दोनों पार्श्वीय स्तरों पर यह मोटी होकर पृष्ठ, अधरी और पार्श्वीय रेखाओं या रज्जुओं का निर्माण करती है। ये शरीर कैविटी में अंदर की ओर उभरे हुए होते हैं। इनसे पार्श्वीय रज्जु स्पष्ट होते हैं, बाहरी सतह पर पीली रेखाओं के समान दिखाई देते हैं। पृष्ठीय और अधरी सफेद रंग के दिखाई देते हैं। पार्श्वीय स्तर है उसमें एक एक्सक्रीटरी कैनाल आती है दोनों में, उसमें एक एक पार्श्वीय तंत्रिका गुजरती है। कम स्पष्ट पृष्ठ और अधर तंत्रों में पृष्ठ और अधर तंत्रिका रज्जु पाए जाते हैं जो एपिडर्मिस की रचना में कम कोशिकाएं होती है।
कोशिका में केंद्रक रज्जुओं में अनुदैर्ध्य पंक्तियों में व्यवस्थित रहते हैं, प्राय समूह में पाए जाते हैं। एपिडर्मिस में वसा और ग्लाइकोजन को आरक्षित करने का कार्य भी किया जाता है। यदि हम इस चित्र को देखें तो ये मिड डोर्सल लाइन है। मिड डोर्सल लाइन में ये अंदर की ओर डोर्सल नर्व कोड गुजरती हुई है और इसके साथ में जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स का प्रोटोप्लाज्मिक पोर्शन जो है इसके साथ फ्यूज हो रखा है। एपिडर्मिस के नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स आ जाती है। एस्केरिस में सर्कुलर मसल्स का बिल्कुल अभाव होता है। एपिडर्मिस की देह के नीचे केवल तुर्कुआ स्पिंडल शेप्स लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स 4 स्थानों पर कट जाने के कारण पेशी स्तर में 4 अनुदैर्ध्य स्तंभों या पट्टियों का इसमें निर्माण हो जाता है। 2 तो पृष्ठ पार्श्वी होती है और 2 अधर पार्श्वी होती है। प्रत्येक स्तंभ में 150 पेशी कोशिका पाई जाती है। निमेटोड प्राणियों की विभिन्न जातियों में इन पेशी कोशिकाओं की संख्या और व्यवस्था जो है अलग अलग होने के कारण ये इन जंतुओं की जातीय पहचान का आधार बन जाती है। प्रत्येक जो 1/4 भाग होता है उस 1/4 भाग में ये पेशी कोशिका जो है कूट गुहा में फैली अवस्था में होती है। जब इनकी संख्या अधिक होती है तो इसको पॉलीमायरियन अवस्था कहते हैं, जैसा कि एस्केरिस में देखा जा सकता है। लेकिन कुछ परजीवियों में प्रत्येक स्तंभ में पेशी कोशिकाओं की संख्या 2 या 3 ही होती है। इस स्थिति को इसको मीरोमायरियन कहते हैं और ऐसी स्थिति ऑक्सीयूरिस में देखने को मिलती है। कुछ सदस्यों में पेशी कोशिकाएं छोटी होती जाती है और पास पास बंद करके पूरा स्तर को बना लेती है, जैसा कि ट्राइक्यूरिस में पाया जाता है और उनमें ये छोटी छोटी कोशिकाएं जो है होलोमायरियन अवस्था कहलाती है। इसके अलावा जब पेशी कोशिकाएं चपटी हो जाती है तो प्लेटीमायरियन अवस्था कहलाती है। प्रत्येक पेशी कोशिका जो होती है एक वी आकार की होती है। इसके 2 भाग होते हैं। इसका एक तंतुकीय संकुचित पेशीय भाग होता है जो एपिडर्मिस के साथ में जुड़ा हुआ होता है और एपिडर्मिस से दूरस्थ शरीर पर स्थित जो भाग होता है वो नॉन कॉन्टैक्टाइल प्रोटोप्लाज्मिक भाग होता है जो शरीर कोशिका में उभरा हुआ रहता है। पेशीय भाग में लॉन्गिट्यूडिनल कॉन्टैक्टाइल वाले फाइबर्स पाए जाते हैं। इसमें क्यूटिकल के चिपकने के लिए भी तंतु होते हैं। असंकुचित प्रोटोप्लाज्मिक भाग में केंद्रक पाया जाता है और स्वतंत्र रूप से तंत्रिका पेशी प्रवर्ध द्वारा ये साइटोप्लाज्म में लटकी हो सकती है या फिर जो है डोर्सल नर्व कोड के साथ में संयोजित होती है, जैसा हमें पूरे चित्र में देखा। पृष्ठ पार्श्वीय स्तंभों की कोशिकाओं के पेशी पूछ अंत में पृष्ठ तंत्रिका रज्जु से अधर पार्श्वीय पेशी तंतु के अधर तंत्रिका रज्जु से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा डिबेल ने 1965 में बताया कि पेशी पुच्छ कोशिका के प्रसार होते हैं जो पृष्ठ और अधर तंत्रिका रज्जुओं की मोटर न्यूरॉन्स पर सिनेप्स बनाते हैं। ये नॉन कॉन्टैक्टाइल मस्कुलर पोर्शन, नॉन कॉन्टैक्टाइल साइटोप्लाज्मिक पोर्शन, ये डोर्सल नर्व के साथ में सिनेप्स का निर्माण करते हैं। न्यूरोमस्कुलर लीडिंग टू नर्व्स। गतियां वर्तीय पेशियों के कारण वर्तीय पेशियों और सर्कुलर मसल्स का इसमें एब्सेंट होती है, अभाव होता है। इसके कारण एस्केरिस शरीर की लंबाई में सीमित परिवर्तन होता है। फिर भी क्यूटिकल में पाए जाने वाले फाइबर्स और तंतुओं के संकुचन के कारण 15% तक ये अपनी लंबाई में परिवर्तन कर सकता है। क्यूटिकल में तंतु या प्रत्याश होते हैं, सर्पिल चाली के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जंतु की लंबाई में सीमित परिवर्तन संभव है। अगले सिरे पर पृष्ठ पार्श्वीय अधर पार्श्वीय पेशियों को एकांतरित संकुचनों और पृष्ठ अधरीय लहरों के रूप में तरंगित गतियां उत्पन्न की जा सकती है। ये गतियां परजीवी द्वारा परपोषी की आंतरिक कृम्बांकुंचन क्रिया का प्रतिरोध करने में सहायक है। इसके फलस्वरूप यहाँ परपोषी की आंत में बोझक खिसक कर आगे बढ़ता है, किंतु एस्केरिस अपनी जगह पर स्थिर रह पाने में सफल हो पाता है। देह गुहिका या सूडोसील शरीर भित्ति और आरनाल के बीच तरल पदार्थ से भरी परिपूर्ण विस्तृत गुहिका होती है। ये वास्तविक गुहिका नहीं होती। इसमें देहगुह्य उपकला द्वारा आश्रित नहीं होती है। गोनेट और उत्सर्जन संघों से इसका कोई संबंध नहीं होता है और इसका अवकाश भ्रूण की कोरक गुहा ब्लास्टोसील से होता है, अर्थात ये मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच की गुहा होती है। इस मिथ्या शरीर गुहिका को कूट गुहा या सूडोसीलोम कहा जाता है। एस्केरिस की कूट गुहा में 5 स्टीलेट जाइंट मेसेनकाइमल सेल्स पाई जाती है। इन 5 स्टीलेट जाइंट मेसेनकाइमल सेल्स को सूडोसिलोमोसाइट्स कहा जाता है, जिसे हम इस चित्र में देख सकते हैं।
ये 5 सूडोसिलोमोसाइट्स, ये पहली तो है डोर्सल सूडोसिलोमोसाइट्स और जाइंट सेल जो फेरिंक्स के ऊपर की ओर स्थित है। दूसरी 2 सूडोसिलोमोसाइट लेटरल सूडोसिलोमोसाइट्स और जाइंट सेल्स 2 लेटरल स्थिति में स्थित है फेरिंक्स के। इसके पीछे की ओर एक लेटरल सूडोसिलोमोसाइट्स है और एक इधर भी लेटरल सूडोसिलोमोसाइट है। 2, 2, 4 और 5 जाइंट स्टिलेट सूडोसिलोमोसाइट्स इसमें पाई जाती है। कोशिका ग्रसनी के पृष्ठ में होती है। इसके चारों ओर फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन्स के रूप में असंख्य साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस निकले होते हैं। ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स या साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो कोशिका द्रव्य धागे कहलाते हैं। ये कलाएं गुहा के अनेक स्थानों पर परस्पर क्रॉस करती है। गुही अंगों तथा शरीर भित्ति की पेशियों पर कोमल परतों का निर्माण करती है। शेष स्टार शेप्ड जाइंट सेल्स ताराकार दैत्य कोशिकाएं शरीर के अगले इक्तियाई भाग में प्रतिपार्श्वीय एपिडर्मिस रज्जु से दूसरी कोशिका संबंधित होती है। वास्तव में कूट गुहिका में एक बड़ा अंतरकोशिकीय अवकाश होता है जिसका निर्माण गुहाणुओं के सहयोग से होता है। कूट गुहा में एक गंधक युक्त प्रोटीन भरपूर तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे सूडोसिलोमिक फ्लूइड कहा जाता है। यह उपापचय पदार्थों के परिसंचरण का कार्य करता है, शरीर को फुलाए रखता है। इस रचना में 93% जल और शेष में प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रोटीनी नाइट्रोजनी पदार्थ, सोडियम क्लोराइड और फास्फोरस जैसे ठोस पदार्थ होते हैं। कूट गुहिका तरल के दबाव के कारण कूट प्रगुहा हाइड्रोस्टेटिक कंकाल की भांति कार्य करती है जिसके कारण इस एस्केरिस का एक निश्चित स्वरूप बना रहता है। पाचन तंत्र। एस्केरिस का पाचन तंत्र आहार नाल एक संपूर्ण सीधी नलिका के रूप में होता है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जो मुख से तो प्रारंभ होती है और एनस में जाकर के समाप्त हो जाती है। इसमें फेरिंक्स, इंटेस्टाइन और रेक्टम, जो फेरिंक्स फोरगट, इंटेस्टाइन मिडगट और रेक्टम हाइंडगट को प्रदर्शित करती है। मुख शरीर के अग्रभाग में स्थित होता है। 3 ओष्ठों के द्वारा सुरक्षित त्रिभुजाकार क्षेत्र है जिसका वर्णन हम पहले पढ़ चुके हैं। मुख अंदर की ओर ग्रसनी में खुलता है जो एक छोटे विशिष्ट बेलन के आकार की मोटी भित्ति वाली पेशीय ग्रसनी है। फेरिंक्स में खुलती है। इसकी भित्ति मोटी और बहुकेंद्र की उपकला की बनी होती है। चारों ओर रेडियल मसल्स रेडियल ग्रंथियाँ होती है। यहाँ पर इस चित्र को आप देख सकते हो, ये फेरिंक्स वाला टीएस है। अंदर फेरिंक्स की ल्यूमेन जो है ट्राई रेडिएट होती है जिसके प्रत्येक किनारे पर कनेक्टिव फाइबर्स या मार्जिनल फाइबर्स लगे होते हैं। रेडियल मसल्स के द्वारा ये आपस में जुड़ी हुई होती है और इसमें जो फेरिंजियल ग्लैंड्स उपस्थित होती है अंदर की ओर क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होती है। अब इसी बात को इसने बताया है कि इसमें रेडियल मसल्स पाई जाती है। रेडियल मसल और ग्रंथियाँ होती है। बाहर की ओर झिल्ली जो होती है अंदर की ओर क्यूटिकल के द्वारा आश्रित होती है। क्यूटिकल आश्रित मुख के किनारों पर या शरीर भित्ति की क्यूटिकल के साथ में सतत रहता है। ग्रसनी की अवकाशिका त्रिअरीय होती है। 3 गहरी किरणें खांचे ग्रसनी की भित्ति में पाई जाती है। इसमें एक तो पृष्ठीय होती है और 2 उपदरी होती है। ये इसकी खांचे, ये पृष्ठीय और ये 2 जो है दोनों साइड की 2 उपदरी है इसमें पाई जाती है। ग्रसनी की अवकाशिका हो गई। पृष्ठ भाग में इसमें पिन्नेटीय साकित ग्रसनी या ग्रसिका फेरिंजियल या एसोफेजियल ग्लैंड्स होती है, मैं बता ही दिया। इसके उपद्री भागों में इसी प्रकार की जो है हस्ताकार ग्रंथियाँ पाई जाती है। क्यूटिकल के आश्रित द्वारा अंदर से आश्रित होती है। पेशीय तंतुओं का समूह इसको किनारे से जोड़ के रखता है। इसकी ल्यूमन को एक निश्चित साइज से ज़्यादा खोलने से रोकता है। अवकाशी की प्रत्येक किरण के बाहरी सिरे पर आधारित झिल्ली के बीच में जो है मार्जिनल फाइबर्स के द्वारा ये जुड़ी हुई रहती है जिसके कारण इसका त्रिअरीय स्वरूप बना रहता है। आंत्र ग्रसनी आगे चल करके आंत्र में खुलती है। आंत्र श्रेणी की संपूर्ण लंबाई में फैली होती है। आंत्र और ग्रसनी के संगम पर एक छोटी वाल्व पाई जाती है जो भोजन को आंत्र से पुनः ग्रसनी में जाने से रोकती है। आंत्र पृष्ठ अधरीय तल से चपटी होती है। इसकी भित्ति स्तंभी कोशिकाओं के एक स्तर से बनी होती है और चारों ओर आधार झिल्ली पाई जाती है। क्यूटिकल की पत्ती परत ऊपर की ओर होती है और कोशिकाओं के अंदर के स्वतंत्र जो होते हैं उस पर ब्रश बोल्डर पाए जाते हैं, माइक्रोविलाइज पाए जाते हैं जो इसके एब्सॉर्प्टिव जो सरफेस एरिया उसको इंक्रीज करते हैं। इसको ब्रश बोल्डर कहलाते हैं और ये माइक्रोविलाइज का बना होता है और ये
बेसिलर लेयर से बने होते हैं, पेशी तंतुओं का इसमें अभाव होता है। ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का व्यू है जिसमें इसकी ल्यूमेन चपटी दिखाई दे रखी है। ये एपिथेलियल सेल्स है, अंदर की ओर इसका ब्रेस्ट बोर्डर है और बाहर की ओर ये क्यूटिकल से आच्छादित होती है, अंदर से में केवल ब्रेस्ट बोर्डर पाया जाता है। यह आयताकार कोशिकाओं की से बनी होती है। इसके बाद आ जाती है हमारे पास लास्ट वाला पोर्शन जो रेक्टम आ जाता है, छोटा होता है, पृष्ठाद्री चपटा होता है, बड़ी बड़ी स्तंभ के आकार की, ये बड़ी बड़ी स्तंभ के आकार की कोशिका मलाशय में पाई जाती है। इन सभी कोशिकाओं का केंद्र नीचे आधार की तरफ होता है, ऊपर की ओर इसमें ब्रेस्ट बोल्डर पाया जाता है, क्यूटिकल के आश्रित रहते हैं अंदर और बाहर दोनों की ओर, और यह हैंडगट का पार्सन बनाती है। नर में तो एक लोहिका के द्वारा बाहर की ओर खुलती है और इजेक्यूलेटरी डक्ट भी इसी में आकर के खुलती है नर में, क्योंकि मादा में केवल एनएस के द्वारा यह बाहर खुल जाती है जो अनुप्रस्थ दरार के समान रुद्र होता है। इसमें डिप्रेसर एनआई जो मसल्स पाई जाती है, जो विशेष पेशी कोशिका है, यह अवस्कर छिद्र और पुच्छ के छोर से लगभग 2 मिलीमीटर पहले स्थित होता है। भोजन, अनशन और पाचन। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस का भोजन मानव के परपोषी के रुधिर, उसके हाथ में मिलने वाला पूर्ण आंशिक रूप से पचा हुआ तरल पदार्थ होता है। भोजन को ग्रसनी की लयबद्ध पंपिंग क्रिया सकिंग एक्शन के द्वारा चूसा जाता है। एस्केरिस में भोजन का पाचन आंत्र में बहिकोशिकीय होता है। पाचन के लिए इसके आंत में प्रोटीज, अमाइलेज और लाइपेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्रमशः प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करते हैं। कोशिका में पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। सीडोसिलोमिक फ्लूइड के द्वारा पूरे शरीर में भोजन को वितरित कर दिया जाता है। भोजन की अतिरिक्त मात्रा होती है उसको ग्लाइकोजन वसा के रूप में बहुकेंद्र के एपिडर्मिस में संचित कर दिया जाता है। कुछ आंत्र कोशिकाएं होती है जो ठोस भोजन कणों को निगल लेती है और उनका अंत कोशिकीय पाचन होता है। डिफेकेशन मलतेया डिप्रेशन एनआई पेशी की सहायता से होता है। ये प्रस्वृति गुदा अथवा इसके पिछले सिरे से पोट उठा दिया जाता है। अब आता है इसके श्वसन की बात। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस एंडोपैरासाइट है, अंतःपरजीवी है। अंतःपरजीवी है, वायु की अनुपस्थिति में रहता है तो वह एनोबरिक एनएरोबिक एनएक्सिबायोटिक रेस्पिरेशन इसके में पाया जाता है। परपोषी के आंत में ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है। ग्लाइकोजन में ग्लाइकोलाइसिस होता है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और फैटी एसिड जमते हैं और इसके जो मुख्यतः फैटी एसिड में उसमें वैलेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल और कैप्रोइक अम्ल होते हैं। ये अम्ल परजीवी की क्यूटिकल द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। डिब्बाबंद अनायास के जैसे इसमें से गंध आती है। कभी कभी पुरुष के आंत में स्वतंत्र ऑक्सीजन मिल जाए तो ऑक्सीजन भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर साइटोक्रोम की उपस्थिति पाई जाती है। हाइमन और कुछ वैज्ञानिक ने एस्केरिस के सूडोसिलोमिक फ्लूइड और वृत्ति में मिलने वाले हीमोग्लोबिन की अति न्यून मात्रा ऑक्सीजन के संवहन में सहायक होती है। अब बात आती है एक्सक्रेटरी सिस्टम। पहले डायग्राम को देख लीजिए। एक्सक्रेटरी सिस्टम का आकार अंग्रेजी के एच आकार का होता है। बीच में ट्रांसवर्स नेटवर्क ऑफ द कैनाल्स आता है जो दो लॉन्गिट्यूडिनल लेफ्ट और राइट जो है लेटरल एक्सक्रेटरी कैनाल्स है उन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। इससे आगे की ओर लेफ्ट और राइट साइड में एक एक एंटीरियर कैनाल्स निकली होती है जो राइट एंटीरियर कैनाल और लेफ्ट एंटीरियर कैनाल के नाम से जानी जाती है। और लेफ्ट की जो एंटीरियर कैनाल है उसी में से एक जो है डक्ट अलग से निकली होती है जो बाहर की ओर एक्सक्रेटरी पदार्थों को। या मोटी बात ये भी ध्यान रखना है, इसमें बड़ी कोशिका को रेनेट सेल का है एक्सक्रेटरी से संबंधित। इसमें केंद्रकों की संख्या 4 होती है जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होती है, वहाँ पर एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है। एक केंद्रक होता है एंटीरियर लेफ्ट एंटीरियर कैनाल के साथ में। अंग्रेज का जो एच बनता है वहाँ पर दूसरा न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस जो है लेफ्ट लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रेटरी कैनाल पर पाया जाता है। 4 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब किताब से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि उत्सर्जी अंग एस्केरिस का जो है आदि वृकक या ज्वाला कोशिका फ्लेम सेल्स जिनको कहते हैं उनका अभाव होता है, इसमें नहीं पाई जाती है। इसके शरीर में एच आकार का उत्सर्जी तंत्र होता है। ऐसा समझा जाता है कि जुवेनाइल स्टेट में एक बड़ी जो रेनेट आकार रेनेट सेल्स थी उस रेनेट सेल से इस कोशिका इसके उत्सर्जी तंत्र का निर्माण हुआ है। इस कोशिका द्रव्य में टनल लाइक अनेक उत्सर्जित तंत्र की नालें पाई जाती है। इसमें दाहिनी और बाई 2 लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रेटरी कैनाल्स होती है। ये दोनों लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रेटरी कैनाल ट्रांसवर्स कैनालिकुलाई नेटवर्क के द्वारा परस्पर जुड़ी होती है। प्लेस्ट जो अनुदैर्ध्य नाल है पार्श्वीय एपिडर्मिस के जंतु की जो संपूर्ण लंबाई में फैली रहती है और दोनों सिरों पर बंद रहती है। बाहर से इन नालों की स्थिति दोनों पार्श्वीय रेखाओं के साथ साथ इसको देखा या समझा जा सकता है। बाईं नाल जो होती है वो दाहिनी की अपेक्षा चौड़ी होती है और जाल में आगे और अनुदैर्ध्य नाल इसमें आकर के रिड्यूस हो जाती है। नालों की अवकाशिका में पक्षमाप नहीं पाए जाते हैं।
जाल के बाईं ओर एक टर्मिनल डक्ट निकलती है जो शरीर के सिरे पर एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर खिलती है और उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करती है। इस उत्सर्जित रेनेट सेल में बाईं रुधिर नाल पर आगे की ओर एक केंद्रक स्थित होता है। इसके अलावा 2 केंद्रक होते हैं जो अंतःस्वाहिनी और अनुप्रस्थ केनाली क्यूनरी जाल पर स्थित होते हैं। इसके उपस्थिति प्रकट करते हैं कि नालतंत्र का विकास एक से अधिक कोशिकाओं से हुआ है, इसलिए एक से अधिक केंद्रक इसके साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। फिजियोलॉजी में देखें तो अब तक के ज्ञात आंकड़ों के अनुसार एस्केरिस का जो उत्सर्जी उत्पाद है वो यूरिया होता है। यूरिया उत्सर्जी प्राण है, यूरियोटैलिक। उससे नाल के विभिन्न भागों उत्सर्जी भागों पदार्थों को संकलित किया जाता है। सूडोसिलोमिक फ्लूइड का अल्ट्राफिल्ट्रेशन में सहायक होता है और उत्सर्जित पदार्थ को उत्सर्जी तंत्र द्वारा बाहर त्याग जाता है। उधर द्वारा बाहर निकाले गए मल के साथ भी अमोनिया और यूरिया को बाहर त्याग दिया जाता है। अब आती है इसका नर्वस सिस्टम। पहले मैं डायग्राम से आपको मोटा मोटा नर्वस सिस्टम करा देता हूँ। नर्वस सिस्टम में इसमें एक नर्व रिंग पाई जाती है। नर्व रिंग में एक जो है क्या होता है, इसमें डोर्सल गैंग्लियन होता है, एक जोड़ी सब डोर्सल गैंग्लियन होते हैं और एक जोड़ी इसमें वेंट्रल गैंग्लियन पाए जाते हैं। ये क्या है, नर्व रिंग बनती है। इस नर्व से आगे की ओर जो है 8 तंत्रिका निकलती है जो इसके लेबियल पैम्स, पेपिली और एम्फिड्स को जाती है। ठीक है, पीछे की ओर यदि हम देखें तो इसमें से एक जो है डोर्सल लेटरल नर्व कोड निकलती है, एक वेंट्रल लेटरल नर्व कोड निकलती है और डोर्सल, वेंट्रल और एक लेटरल नर्व कोड निकलती है। इसके अलावा एक डोर्सल नर्व कोड और एक वेंट्रल नर्व कोड, ये टोटल तंत्रिकाएं पाई जाती है। 1 2 3 और 3 तो ये है, डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल और एक मिड डोर्सल, एक मिड वेंट्रल, इतनी तंत्रिका इसमें निकलती है। ये तंत्रिकाएं कमिसर्स और कनेक्टिव्स के माध्यम से आपस में जुड़ी होती है। पीछे की ओर देखेंगे अपन तो पीछे वाले पोर्शन में इसमें एक जो है वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है, ये वेंट्रल नर्व कोड ऊपर की साइड में, और एक जोड़ी लेटरल नर्व कोड्स है और एक डोर्सल नर्व कोड्स है। पीछे की ओर ये आपस में जुड़ी होती है और से निकलने वाली जो शाखाएं वो प्री एनल पेपिलीज और पोस्ट एनल पेपिलीज को अपनी शाखाएं देती है। अब इसको हम बुक से पढ़ेंगे तो गोल्डस्मिथ ने एस्केरिस के तंत्रिका तंत्र का विस्तार से अध्ययन किया है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाली कोशिकाओं की संख्या और स्थिति तरह रेशों का एक निश्चित आकृति होती है कि तंत्रिका तंत्र को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, परिधीय तंत्रिका तंत्र में और मलाशयी रेक्टल नर्वस सिस्टम 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है उसमें फेरिंक्स के चारों ओर तंत्रिका वाले नर्व रिंग आती है। इसको एंट्री की रहती है, इसको सरकम एंट्रिंग रिंग कहा जाता है। इस वाले में 4 प्रकार की गैंग्लियन होती है। मैंने कहा एक डोर्सल गैंग्लियन, एक ही सिंगल। इसके दाएं बाएं सब डोर्सल गैंग्लियन एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी इसमें लेटरल गैंग्लियन भी पाए जाते हैं जो हमने को नहीं दिखे हैं, और एक जोड़ी इसमें वेंट्रल गैंग्लियन होता है। तो एक जोड़ी वेंट्रल गैंग्लियन, एक जोड़ी लेटरल, एक जोड़ी सब डोर्सल गैंग्लियन, तो 3 दूनी 6 गैंग्लियन तो ये, और 7वां गैंग्लियन इसमें डोर्सल गैंग्लियन पाए जाते हैं नर्व रिंग में। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें इनसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली तंत्रिका आती है। तो इस तंत्रिकाओं में हमने कहा कि जो नर्व रिंग है उससे आगे की ओर 8 तंत्रिका निकलती है जिसमें 6 तंत्रिका तो ओस्टिया पेपिलो को जाती है और एक जो है पेपिलरी गैंग्लियन होता है। इसमें 2 तंत्रिका जो होती है एम्पिडियल नर्व को जाती है जो एम्पिडियल तंत्रिका कहलाती है। एम्पिड तंत्रिका 6 पार्श्व गुच्छिकाओं में से निकलती है, वैसे एम्पिडियम गुच्छिका कहते हैं। शरीर के पिछले भाग में भी तंत्रिका पाई जाती है। इसमें से डोर्सल नर्व कोड जो होती है वो मोटर होती है, डोर्सल नर्व कोड मोटर होती है प्लस एपिडर्मिस रेखा में पाया जाता है, और एक वेंट्रल गैंग्लियोनेटेड नर्व कोड होती है, एपिडर्मिस रज्जु से होकर जाती है। डोर्सल और वेंट्रल मैंने पहले कहा था, ये शरीर के पिछले सिरे पर जाकर के जो इसका एनल गैंग्लियंस है उन एनल गैंग्लियंस में बना करके उसमें समाप्त हो जाती है डोर्सल और वेंट्रल। 2 पतली कोमल और संवेदी सेंसरी लेटरल नर्व्स होती है, ये पार्श्व एपिडर्मिस रज्जु होकर घूमती है, डोर्सोलेटरल नर्व्स कहलाती है। एपिडर्मिस रज्जु के ऊपर एक एक इसमें अदर पार्श्वीय तंत्रिका वेंट्रोलेटरल नर्व्स पार्श्व एपिडर्मिस रज्जु के साथ एक एक निकलती है। इसमें कमिसर कमिटनेटिव्स के माध्यम से यह अंत में जाकर के जुड़ जाती है और संपूर्ण लंबाई में अदर तंत्रिका रज्जु की पार्श्व तंत्रिकाओं से तथा पृष्ठ तंत्रिका रज्जु से जोड़े रखती है। रेक्टल नर्वस सिस्टम
नर जंतु के शरीर में पिछले सिरे पर पार्श्व तंत्रिकाओं से प्री एनल पेपिलोम में शाखाएं जाती है, वेंट्रल नर्व से पोस्ट एनल पेपिलोम में शाखाएं जाती है और पृष्ठीय अंतरीय एवं पार्श्वीय तंत्रिकाएं जुड़ जाती है आपस में। मादा में पश्चिम तंत्रिकाओं इस प्रकार की जटिलता नहीं पाई जाती है। ये वाली जो जटिलता है वो केवल नए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पश्चिम में पाई जाती है। डोर्सल तंत्रिका से पोस्ट एनल पेपिलोम में, वेंट्रल तंत्रिका से लेटरल तंत्रिका प्री एनल पेपिलोम में, लेटरल से प्री एनल में और डोर्सल से वेंट्रल से पोस्ट एनल पेपिलोम में जाती है और ये डोर्सल है। अब इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है ज्ञान इंद्रिय की, सेंस ऑर्गन की। एस्केरिस में ज्ञान इंद्रिय केवल सामान्य उभारों के रूप में पाई जाती है। इन्हें ओस्टों और पेपिलियंस के रूप में पाया जाता है। नर के पस वाले भाग में पेपिलिया पाई जाती है। पार्श्व ओस्टों पर एक जोड़ी एम्पिड पाया जाता है, एक फेसमेट ग्रंथियाँ होती है। तो पेपिलिया जो होते हैं छोटे छोटे रसांगूर की बातें होते हैं और शरीर के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। पहले लेबियल पेपिली हमने कहा तो ये संवेदी कोशिकाओं की बनती है। इनके चारों ओर अनेक सहायक कोशिका होती है। मुख्य 3 ओस्टों पर पाई जाती है लेबियल पेपिली। सर्वाइकल पेपिली पृष्ठ की ओर होती है, ओस्टों से लगभग 2 मिलीमीटर पीछे की ओर सर्वाइकल पेपिली होती है जो टैक्टाइल ऑर्गन्स की बातें कार्य करते हैं। एनल पेपिली नर के पस जिरे पर पस गुद पेपिलियों में 5 जोड़े और प्री एनल पेपिली के 50 जोड़े होते हैं। कॉपुलेशन में सहायक है। एम्फड जो होता है पार्श्वद्रीय ओस्ट जो होता है उसमें एक एक एम्फिड पाया जाता है। पेपिला पर स्थित होता है। स्वादग्राही या रसायनग्राही होता है और फेसमेट एक रसायनग्राही एक कोशिकीय ग्रंथियां है जो पूंछ के दाएं बाएं भाग में पाई जाती है। जनन तंत्र एस्केरिस में लिंग अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। नर जंतु मादा की अपेक्षा छोटे होते हैं, उसमें रिकर्व डिटेल होती है। नर में क्लोएका पाई जाती है, पिनियल सेटी पाई जाती है। मादा में इन सब चीज़ों का अभाव होता है। उसमें गोनेट्स जो होता है लंबी कुंडित नली के आकार की होती है और मादा में जनन छिद्र से खुली होती है। नर जनन ग्रंथियां अवस्कर में खुलती है। नर जननांग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को यदि हम देखें तो इसमें सबसे पहले टेस्टिस आता है। टेस्टिस फिर खुलता है वासा इप्रियंसियम में जो वासा डेफरेंस में खुलती है। वो आगे चल के सेमिनल वेसिकल में, इजेक्यूलेटरी डक्ट में, पीनियल सीटी के माध्यम से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल का कंप्लीट हो जाता है। डायग्राम में देखें तो ये वाला सिंह ये यहाँ पर हमारे पास ये इसका टेस्टिस है लंबी नली के आकार का। टेस्टिस से आगे चलते थे वास डेफरेंस निकल गई। वास डेफरेंस का आगे फूला हुआ भाग सेमिनल वेसिकल कहलाएगा। सेमिनल वेसिकल फिर एजुकुलेटरी डक्ट बनाएगी और एजुकुलेटरी डक्ट जाएगा क्लोएका में जाकर के खुल जाएगी जो पीनियल सिटी के आधार पर मेल जेनेटल अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर खुल जाएगा। इसी को डिटेल में देखो। एजुकुलेटरी डक्ट क्लोएका में खुला, क्लोएका ये जेनेटल अपर्चर के द्वारा बाहर की ओर खुल गया क्लोएकल अपर्चर के द्वारा, जहाँ पर इसमें पीनियल सिटी लगी हुई है और इस पीनियल सिटी को बाहर निकालने और अंदर घुसाने के लिए स्पिक्यूल प्रोटेक्टर मसल्स बाहर निकालने के लिए और वापस अंदर खींचने स्पिक्यूल डिटेक्टर मसल्स पाए जाते हैं। और ये वाला डायग्राम इसका टीएस है टेस्टिस का, जिसमें परिवर्तित होते हुए स्पर्मेटोसाइट्स दिख रहे हैं और इसका जो टेस्ट स्पर्म होता है उसमें फ्लैजिला पाई जाता है। तो नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म यहाँ पर देखने को जीता है जिसमें एक्रोसोम न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ही पाए जाते हैं। इसी के पूरे टीएस को भी बता देता हूँ। ये ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मेल एस्केरिस है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम तो सबसे बाहर की ओर इसमें क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। उस क्यूटिकल की लेयर के नीचे सिंसिटिव एपिडर्मिस की लेयर है, ये बिंदु बिंदु वाले, और इसके नीचे लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर है जिसका पहले मस्कुलर पोर्शन ऑफ द मसल सेल है, फिर ये वाला प्रोटोप्लाज्मिक पोर्शन ऑफ द मसल सेल है या साइटोप्लाज्मिक पोर्शन ऑफ मसल सेल कहलाएंगे। इस पूरे के पूरे वृत्त को देखो 4 भागों में, ये डोर्सल लाइन, ये वेंट्रल लाइन और ये लेटरल लाइन है। डोर्सल लाइन में डोर्सल नर्व कॉर्ड है, वेंट्रल लाइन में वेंट्रल नर्व कॉर्ड है और लेटरल लाइन जो होती है उस लेटरल लाइन में 3 नर्व कॉर्ड है। एक लेटरल नर्व कॉर्ड है, एक डोर्सो लेटरल नर्व कॉर्ड है, एक वेंट्रो लेटरल नर्व कॉर्ड है और एक एक्सक्रीटरी कैनाल है। ये 4 इसमें पाई जाती है। बॉडी वाल हो गई। तो उसके अंदर की ओर देखेंगे तो अंदर की ओर ये वाला जो पोर्शन है ये इसकी इंटेस्टाइन है। तो ब्रेस्ट बॉर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन का दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसके आयत के आकार की कोशिका एपिडर्मिस की दिखाई दे रही है। उसके बाद क्यूटिकल का स्तर है। यह इंटेस्टाइन का स्तर हो गया। लेकिन ये भरे हुए संरचना है, ये 2 संरचना है, क्या है, टेस्टिस है जिसमें स्पर्मेटोसाइट्स पाई जाती है। इसमें साइटोप्लाज्मिक रेखिस उपस्थित होती है। इसमें कोई ल्यूमेन खाली नहीं है, पूरा भरा हुआ हमें दिखाएगा।
ये टेस्टिस कॉन्टेनिंग स्पर्मेटोसाइट्स है। और ये जो हैं, ये जो स्ट्रक्चर वास डेफरेंस की स्ट्रक्चर है, जिसमें अमीबॉइड जो है स्पर्म दिखाई दे रहे हैं। और ये सेमिनल वेसिकल है, ये भी अमीबॉइड स्पर्म से पूरा भरा हुआ है। ये मेल का जो है टीएस है। अब इस बात को हम लेकर, टेस्टिस जो है एक होता है, मोनोर्किक दशा पाई जाती है, ये नली के समान संरचना होती है, शरीर के मध्य भाग में फैला रहता है, धागे के आकार की संरचना है, कुंडलित होती है, घनाकार कोशिकाओं की एकल परत पाई जाती है, बेसमेंट पर यह कोशिका आश्रित रहती है, परत में सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक रेकिस पाई जाती है। पूरा टेस्टिस ठोस होता है, इसमें कोशिकाओं के परिवर्तन की विभिन्न अवस्थाओं को देखा जा सकता है। ये ठोस स्तर परिवर्तन की रेखाओं को देखा जा सकता है। इसमें ल्यूमेन नहीं पाई जाती है। फिर यह आगे चल करके वासा डेफरेंस में खुलता है। वासा डेफरेंस भी नली के आकार की संरचना होती है। ये सतत रह करके आगे चल करके शुक्रवाहिनी में सतत रहता है, और जिसमें ल्यूमेन होती है। ये शुक्रवाहिनी, और शुक्रवाहिनी में अवकाशिका है, इसमें भरे हुए स्पर्म दिख रहे हैं। और ये आगे चल करके इजेक्यूलेटरी डक्ट बनाती है। इजेक्यूलेटरी डक्ट जो है फूला हुआ भाग सेमिनल वेसिकल बनाती है। पहले सेमिनल वेसिकल में गुहा होती है, इसमें भी स्पर्म भरे हुए दिखे जा सकते हैं, और अमीबॉइड स्पर्म, और लास्ट में इजेक्यूलेटरी डक्ट बनाती है। और इजेक्यूलेटरी डक्ट जो है मलाशय में संयुक्त होकर अवस्कर का निर्माण करती है। यहाँ पर प्रोस्टर ग्लैंड्स पाई जाती है, जो कॉपुलेशन में सहायता करती है। लास्ट में हमने पीनियल सिटी देखे थे। पीनियल सिटी के बारे में कहा जाता है कि ये क्लोएका के वहाँ पाया जाता है बेरोल के रूप में। इसमें स्पिक्यूलर पाउच होते हैं, उस स्पिक्यूलर पाउच में अंदर की ओर धस जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, इन्हें पीनियल सीटी कहा जाता है। इनके ऊपर स्पिक्यूलर सीट पाया जाता है। ये क्यूटिकल की बनी साइटोप्लाज्म की कोर होती है, 2 से लेकर 3.5 मिलीमीटर तक लंबी होती है। प्रोटेक्टर मसल के द्वारा बाहर निकलती है, रिटेक्टर मसल द्वारा अंदर की ओर खींच जाती है, और अगर सीट से बाहर निकले अंदर खींच जाती है। ये कॉपुलेशन में सहायक रहती है, और फीमेल का जो गोनोपोर होता है उसको खोलने का कार्य करती है। अब फीमेल जेनेटल अपर्चर को देखें तो यहाँ डाइडेल्फिक ओवरीज पाई जाती है। पहले हम डायग्राम को देख लेते हैं। तो ये ओवरीज हैं, ये ओवरी खुली हुई नली के आकार की संरचना पूरी ओवरी है। और ठीक इसी तरह से ये एक ओवरी है जो इस यूट्रस, इसके ओविडक्ट पे लिपटी हुई दिख रही है। ओवरी और ओविडक्ट है जो ये यूट्रस पे लिपटी हुई दिख रही है। तो ओवरी आगे चल करके ओविडक्ट में खुलती है, ओविडक्ट यूट्रस में खुलती है। और इस साइड की ओवरी जो है पूरी ओवरी और ओविडक्ट दोनों यूट्रस पे लिपटी हुई है। दोनों साइड की यूट्रस आपस में मिल जाती है और वेजिना का निर्माण करती है, जो वल्वा के माध्यम से बाहर खुल जाती है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है। इसमें भी यदि हम देखें तो सबसे पहले ओवरी है। ओवरी के टीएस को देखेंगे तो ओवरी में भी क्या है, एक रैकेस साइटोप्लाज्मिक रैकेस पाई जाती है, ल्यूमेन नहीं होती है। उसके चारों ओर जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होती है, और उसमें ऊगोनिया सेल्स पाई जाती है, ये ओवरी की। लेकिन यदि हम ओविडक्ट की देखेंगे या यूट्रस के देखेंगे तो उसमें भरे हुए बहुत सारे एग्स हमें दिखाई देंगे, जिसमें ल्यूमेन अवकाशिका है। तो ओवरी में भी कोई ल्यूमेन अवकाशिका नहीं पाई जाती है। यहाँ से हम बांटेंगे इसको ओवरी को। तो ओवरी की संख्या चूँकि दाहिनी और बाईनी भाग है, एक ओवरी ये है और एक ओवरी इधर है, तो इसमें ओवरी की संख्या 2 होती है। इसे डाइडेल्फिक दशा पाई जाती है, जो कि मोनोडेल्फिक और पॉलीडेल्फिक में बहुत सारी ओवरी होती हैं, मोनोडेल्फिक में एक ओवरी होती है। अंडा से जो एस्केरिस में डाइडेल्फिक होता है, अंडा से धागे की समान संरचना होती है, कुंडली संरचना होती है। अंडा से की भित्ति घनाकार उपला कोशिकाओं के स्तर से बनी होती है। साइटोप्लाज्मिक रेकिस होती है, जिसमें परिवर्तित हुए ओवम को देखा जा सकता है। ओवरी आगे ओविडक्ट में खुलती है, मोटी चौड़ी और कुंडी धनवाहिनी होती है। यह इसके अंदर ठोस साइटोप्लाज्मिक रेकिस के स्थान पर एक अवकाशिका पाई जाती है ओविडक्ट में। यूट्रस में चले जाएं तो ये लंबी चौड़ी मोटी नली हो जाती है, यूट्रस कहते हैं। गुच्छेदार होती है, बाहर पेशी स्तर पाया जाता है, अंदर की ओर सर्कुलर मसल्स होती है, और ये तिर्यक पेशी तंतु इसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जो है निषिक्त अंड या सेल वाले एग्स भरे हुए होते हैं। यह आगे दोनों ओवरी जो यूट्रस आपस में मिलकर के वेजिना का निर्माण करती है। ये अत्यंत ही पेशी नली होती है, क्यूटिकल का आश्रित होती है। फीमेल गोनोपोर वल्वा के द्वारा बाहर की ओर खुल जाती है, और यह मध्य अधर तल पर बाहर की ओर खुलती है। इस चित्र को भी देख लें। डोर्सल लाइन, वेंट्रल लाइन, दोनों लेटरल लाइन, 4 भागों में विभाजित। इसमें बहुत सारी पेशियाँ हैं, इससे पॉलीमायरिन कहा था। एस्केरिस में अपन 100 से 150 कोशिका पेशी कोशिका पाई जाती है। बाहर की ओर क्या हो गया, क्यूटिकल हो गया, एपिडर्मिस हो गई,
लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर हो गई, इसका मस्कुलर पोर्शन हो गया और साइटोप्लाज्मिक पोर्शन हो गया। डोर्सल नर्व कोड में डोर्सल नर्व कोड हो गई डोर्सल लाइन में, वेंट्रल नर्व कोड हो गई वेंट्रल लाइन में, लेटरल में लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सक्रीटरी कैनाल हो गई, इसके अलावा लेटरल नर्व कोड हो गई, फिर डोर्सो लेटरल नर्व कोड हो गई, फिर वेंट्रो लेटरल नर्व कोड हो गई। अब अंदर की ओर चले तो ये इसके इंटेस्टाइन हो गई, जो फ्लैटेंड ल्यूमेन पाई जाती है इंटेस्टाइन की। अंदर की ओर इंटेस्टाइन में ब्रेस्ट बॉर्डर है, ये कॉलुमनर सेल्स है एपिथेलियल सेल्स, और बाहर की ओर क्यूटिकल है। ये ओवरीज जिसकी साइटोप्लाज्मिक रेकिस ओवरीज की भरी हुई ओवरीज, और ये यूट्रस है, और ये इसका ओविडक्ट है जिसमें एग्स भरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले या फीमेल का टीएस में ये दिखाता है। अब युग्मक निर्माण को एस्केरिस में जनन ग्रंथियाँ जो होती है वो आरंभिक ब्लंट सिरे के या अंध सिरे के रूप में पाई जाती है। इसमें गोमेटोगोनिया का मुकुलन होता है। जैसे जैसे ये दूरस्थ सिरे की ओर बढ़ती है इसमें गेमेटोजेनेसिस होता है। जनन कोशिका का निर्माण टीलोगोनिक विधि से होता है, निमेटोड्स में पाई जाती है, जबकि पूरे में होते हैं होलोगोनिक, और होलोगोनिक जो विधि होती है वो ट्राइक्यूरोइडिया में डाइऑक्टोफाइमोइडिया में होती है। एस्केरिस में टीलोगोनिक विधि है। इसमें जनन ग्रंथि की संपूर्ण लंबाई में प्रोलिफरेशन होता है। अब कहता है कि जो जनन वाला क्षेत्र है उसमें जर्मिनल जोन होता है जिसमें प्रोलिफरेशन जोन भी कहते हैं, प्रोलिफरेशन जोन भी कहा जाता है इसको। यहाँ जो गेमेटोगोनियास में मुकुलन होता है, एक टर्मिनल सेल्स पाई जाती है। इस टर्मिनल सेल से आगे की ओर एक एपिकल सेल पाई जाती है जो वास्तव में जनन ग्रंथि की उपला कोशिका होती है, और इसी में मुकुलन के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये एपिकल सेल, ये टर्मिनल सेल, इसमें विभाजन से हुई अमीबॉइड जो है सेल्स या इसकी जो है आगे जो सेल्स होती है उसका निर्माण होता है। वास्तव में ग्रंथि कोशिका उपला होता है, मुकुलन द्वारा युग्मक जनन होता है। ग्राउथ जोन आता है, जनिक जोन के बाद में ग्रोथ जोन होता है जहाँ कर युग्मक कोशिकाएं आपस में वृद्धि करती है और अमीबॉइड गेमेटोसाइट का निर्माण करती है। फिर मैच्योरेशन क्षेत्र आता है जो पृथक होकर गेमेट्स का निर्माण करता है। या मैच्योरेशन के पश्चात एस्केरिस में स्पर्मेटोजोआ से अमीबॉइड स्पर्म का निर्माण हो जाता है, और ओवरी में इलेप्टिकल ओवम्स का निर्माण हो जाता है जो सेकेंडरी oocyte अवस्था में आकर के रुक जाते हैं, जिनका आगे उगोनिया से एकल परिपक्व विभाजन होकर निषेचन के बाद में सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन के बाद में इनमें आगे का परिवर्तन होता है। ये इसको देखेंगे तो ये इसका एपिकल सेल है, टर्मिनल सेल एपिकल जोन है, ये जर्मिनल जोन है, और ये कवरिंग एपिथेलियम, और ये इसका ग्रोथ जोन है। जीवन वृद्ध कॉपुलेशन मैथुन क्रिया मानव परपोषी के क्षुद्रांग के अंदर होती है। क्रमिक प्रौढ़ अवस्था में रहता है। नर अपने शरीर की मादा के साथ संपूर्ण बनाते हुए व्यवस्थित रहता है, और मादा का जो एनस छिद्र है तो मादा के भंग के सम्मुख आ जाता है। नर की पीनल सेट्टी के माध्यम से इसको खोल देता है, फिर स्पर्म का इसके योनि में स्खलन कर देता है। ये शुक्राणु योनि से गर्भाशय के समीपस्थ भाग में चले जाते हैं जहाँ पर निषेचन हो जाता है। निषेचन के पश्चात अंडवानी के अंतिम सिरों में होता है। निषेचन के पश्चात अंडाणु में सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, जाइगोट। निषेचन से पूर्व अंडाणु में ग्लाइकोजन वसा की कोशिका होती है। निषेचन पर ग्लाइकोजन के अंडे की बाहरी सतह पर फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का निर्माण कर देती है। इस प्रकार एक कठोर मोटा स्पष्ट जो है काइटिनस सेल बन जाता है। इसके बाद इसमें फैट ग्लोब्यूल्स आती है जो कवच का निर्माण करती है। पहले लाइपोइडल लेयर लेते हैं। जैसे ही निश्चित युग्मनज गर्भाशय के दूरस्थ सिरे में गति करता है, युग्मनज की भित्ति इसके चारों मोटा पीला भूरा एल्ब्यूमिनस कोट का स्त्रावण कर देती है, जिससे इसकी सतह लहरदार या रिपलिंग हो जाती है। इस अवस्था में निषेचित अंडा दीर्घवृत्तीय हो जाता है। अब ये 60 से 70 म्यू लंबा और 40 से 50 म्यू तक चौड़ा होता है। क्रेम ने 1925 में बताया कि एक जो यूट्रस होता है उसमें 270 लाख अंडे होते हैं। एक एस्केरिस की फीमेल 2 लाख अंडे प्रतिदिन देते हैं। एक अंडे से गर्भाशय में मादा जननरंध्र द्वारा प्रपोष के आंत्र में आ जाते हैं और अंत में प्रपोष की फिस्टा या फीकल मटेरियल के साथ में बाहर निकल जाते हैं। इसके कवचधारी अंडे जो है विशेष रूप से प्रतिरोधी होते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है आर्द्र मृदा में कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। प्रपोषी के शरीर के बाहर तापमान और नमी ऑक्सीजन की उचित परिस्थितियाँ होने पर अंडों में क्लीवेज होना आरंभ होता है और इन्फेक्टियस अवस्था में ये परिवर्तित हो जाता है। इनके परिवर्तन के लिए 85 डिग्री फ़ारेनहाइट या 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम और 60 डिग्री फ़ारेनहाइट
या 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से नीचे पर इनका परिवर्तन रुक जाता है और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 38 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये नष्ट हो जाते हैं। अब अनुकूलतम तापक्रम 85 डिग्री फ़ारेनहाइट या 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम मिला है, तो अब इसमें क्या क्लीवेज हो जाता है। क्लीवेज में स्पाइरल और डेटर्मिनेट प्रकार का क्लीवेज इसमें होता है। सबसे पहला विभाजन होता है जिसके पृष्ठ कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है। इसके पृष्ठ में एक कोशिका बनती है जो AB कोशिका कहलाती है और नीचे एक आधारी कोशिका कहलाती है जो P1 कोशिका कहलाती है। जो सेकेंड बार डिवीजन होता है तो जो AB कोशिका है आगे की ओर वाले एंटीरियर A सेल में और पीछे की ओर पोस्टीरियर B सेल्स में विभाजित हो जाती है, जबकि आधारी कोशिका जो थी वो आधारी कोशिका जो होती है एक ऊपरी तो है बन जाती है इसमें EMST और नीचे की ओर बन जाती है P2 कोशिका। अब इस प्रकार हमारे पास A, B, EMST और P2 कोशिकाओं वाला 4 कोशिकीय भ्रूण होता है जो T अक्षर के आकार का होता है, परंतु सबसे नीचे इसमें P2 कोशिका शीघ्र ही EMST के पीछे हो जाने पर भ्रूण का आकार रोम्बोइडल हो जाता है। P2 कोशिका थोड़ी खिसक जाती है और रोम्बोइडल बना देती है T आकार से। इसके बाद फिर विचलन होता है, A कोशिका में विभाजन होकर के A1 A2, B में विभाजन होकर B1 B2, EMST में विभाजन E प्लस MST और P2 कोशिका में विभाजन होकर P3 और C में विभाजित हो जाती है। इसके बाद हमारे पास जो E कोशिका है उसमें विभाजन होगा वो E1 E2 बनाएगी और P3 जो कोशिका थी वो P4 और D कोशिका में विभाजित हो जाती है और इस प्रकार जो कोशिका हमें प्राप्त होती है उनमें P4 कोशिका में आवृत्ति विभाजन होता है वो G1 और G2 सेल्स बना देती है। इस प्रकार अभी हमारे पास जो भ्रूण आया उसमें A और B जो कोशिका है वो आगे चल कर संतति एक्टोडर्म का निर्माण करती है, जो MST कोशिका है वो मेसोडर्म का निर्माण करती है, E1 और E2 कोशिका एंडोडर्म का निर्माण करती है और G1 और G2 कोशिका जो होती है जर्म सेल प्रिमोर्डियम का निर्माण करती है। C और D कोशिका परस्पर मिलकर बाह्य चर्म और मध्य चर्म का निर्माण करती है। इसी को हम यहाँ देख सकते हैं। ये हमारे पास प्राइमरी जाइगोट है, यह एंटायर एग है रिपलिंग सरफेस के साथ में। इसको कट सेक्शन के बांट के देखें तो बाहर की ओर काइटिनस सेल है, आउटर प्रोटीन का लेयर है, अंदर जाइगोट है, अंदर लाइपोइड लेयर है। ये जाइगोट है, जाइगोट में विभाजन हुआ, ऊपर की ओर कोशिका बनी, डोर्सल सेल AB सेल और वेंट्रल सेल P1 सेल। 2 सेल स्टेज के बाद में दूसरी बार विभाजन हुआ, ऊपर से एंटीरियर तो A सेल बनी, पोस्टीरियर B सेल बनी और नीचे की कोशिका EMST प्लस P2 में विभाजित हो गई। P1 सेल EMST और P2 में विभाजित हो गई। अब ये क्या है, P2 वाली जो कोशिका थोड़ी खिसक जाती है, जो ये T आकार का एम्ब्रियो है 4 सेल, अब ये रोम्बोइडल आकार का हो जाता है। इसमें A, B, P2 और EMST कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट विभाजन होता है तो जो A सेल है वो A1 और A2 बनाती है, B सेल B1 और B2 बनाती है और EMST सेल जो विभाजित होगी E प्लस MST बनाएगी और P2 कोशिका विभाजित होकर P3 और C बनाएगी। यह A1 A2, B1 B2, P3 सील और E प्लस MST। आगे चल करके E वाली कोशिका जो है एंडोडर्म बनाएगी, MST वाली मेसोडर्म बनाएगी, आगे और दिखेंगे। अब तो P3 सेल और डिवाइड होकर के P4 डेल और D सेल्स में विभाजित हो जाती है। किसमें? P4 और D सेल्स में। और E कोशिका E1 और E2 बना देती है। तो C के साथ में D और P4 कोशिका हमारे पास आ गई। अब D कोशिका जब विभाजित होगी ना तो ये D कोशिका विभाजित होकर के G1 और G2 सेल बना देगी। यहाँ पर आकर के हम कहेंगे हमारी जो A1 A2 कोशिकाएं थी तो एक्टोडर्म बना दिया, B1 B2 थी, B1 B2 एंडोडर्म बना दिया। जो हमारे पास MST सेल थी वो मेसोडर्म बनाएगी और जो G सेल्स थी, G सेल्स ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स का निर्माण करेगी और जो C और D थी वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के साथ मिल जाएगी। अब यहाँ तक ब्लास्टुला हो जाने के पश्चात इसमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होगा, गैस्ट्रुलेशन होएगा और एक नई कैविटी का निर्माण होएगा जो कैविटी आर्केंट्रॉन कहलाएगी और उसका माउथ जो होएगा वो ब्लास्टोपोर कहलाएगा जो आगे चल करके स्टोमोडियम का निर्माण करेगा। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म बन गई, गैस्ट्रुलेशन कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें से एक जो है लार्वा अवस्था निकल जाती है जिसमें रेप्डोइड लार्वा कहेंगे। ये अंडे के ऊपर यहाँ तक डेवलपमेंट हो जाने के बाद इस प्रकार का अंडा का यदि कोई निगल लेता है तो उसके अंडे के ऊपर की भित्ति डाइजेस्टिव रस के प्रभाव के कारण घुल जाती है और अंदर से एक रेप्डिटोइड या रेप्डिटिस लार्वे के समान संरचना निकलती है जो संक्रामक अवस्था कहलाती है, जो एक वयस्क एस्केरिस का लघु रूप होता है जिसमें बक्कल कैविटी, माउथ, नर्व रिंग, फेरिंक्स, इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, टेल जो है यंग लार्वा दिखाई देता है। तो यह हमारे पास 16 कोशिका वाला भ्रूण बन गया, ब्लास्टुला था।
ब्लास्टोमा में इन्वेजिनेशन हुआ, गैस्ट्रुला बना, उस विजलन के 10 से 14 दिन में जुवेनाइल ब्लूड बन गया, जिसमें नर्व रिंग बन गई। इसको रेबडिटिस कहते हैं, रेबडिटॉइड, रेबडिफॉर्म लार्वा कहा जाता है। ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है। पोसी के पाचक रसों से घुल जाने के कारण वहाँ से इसमें से द्वितीय लार्वा अवस्था, रेप्टाइल लार्वा अवस्था निकलती है और प्रभु से संक्रमण के संक्षम होता है। नमी और ऑक्सीजन ताप के अनुकूल परिस्थितियों में ये प्रबंधित होकर एक वयस्क एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस बन जाता है, जो 6 वर्षों तक जीवित रहने में सक्षम होता है। संक्रमण 6 वर्षों तक इसमें इन्फेक्शन करते हैं। नर परपोषी में इसमें कोई इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता। मनुष्य द्वारा कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर का सेवन कर लेने के कारण एस्केरिस का इन्फेक्शन हो जाता है। इसका इंगेजेशन के पश्चात परपोषी के आंत्र के पाचक रसों में कवच घुल जाता है और किशोर जंतु उसमें से बाहर निकल जाता है और फिर इसका इन्फेक्शन हो जाता है। बाद के परिवर्तन में से अंडन में से एक किशोर निकलता है। 0.25 से 0.3 मिलीमीटर लंबा, 13 से 15 मिमी व्यास का होता है। थ्रेसिंग मूवमेंट के माध्यम से उपला को छेद कर शरीर में प्रवास कर जाता है और प्रारंभिक प्रवास में आंत्र से जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के माध्यम से ये हेपेटिक पोर्टल वेन के माध्यम से लीवर में चला जाता है। लीवर से पोस्ट के वाला द्वारा हार्ट में चला जाता है। हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाता है। लंग्स में कुछ दिनों तक रह करके वृद्धि करता है। रुधिर केशिका में कूपिका एल्वियलस में पहुंच जाता है और लगभग 6 दिन तक बाहर रुकने के पश्चात सेकंड लार्वा अवस्था मोल्टिंग होती है, जिसे थर्ड लार्वा अवस्था का निर्माण हो जाता है। उसी के 4 दिन पश्चात एक बार फिर निमोचन होता है और चतुर्थ लार्वा अवस्था आ जाती है, जिसकी लंबाई 2 से 3 मिलीमीटर हो जाती है। और सेकेंडरी माइग्रेशन में चौथी लार्वा अवस्था जो है उस एल्वियोलस को छोड़ देती है और खांसने के समय यह फेरिंग्स में आ जाता है और वापस निकल जाने पर आर नाल में चला जाता है। वहाँ पहुंचकर चौथी और अंतिम बार निर्मोचन होता है और ये एडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। 8 से 10 सप्ताह लग जाते हैं एक एडल्ट लुम्ब्रिकॉइडिस बनने के। 10 से 12 दिन में अपना जीवन पूर्ण प्रवास करता है। कभी कभी इसका जो रूटीन प्राइमरी और सेकेंडरी माइग्रेशन है, उसके अलावा विपत्ति माइग्रेशन या एब्रेंट माइग्रेशन हो जाता है, तो एस्केरिस के लार्वा सामान्य प्रवास को छोड़कर ब्रेन में की स्पिनल कॉर्ड में चले जाते हैं। वहाँ किसी अवकाश में प्रवेश करते हैं तो वहाँ लार्वा जीवित नहीं रह पाता है और उसके चारों ओर कैल्शियम की पट्टी बन जाती है। यह बता रखा है, ये एनकैप्सुलेटेड एग है। सेकेंड स्टेज लार्वा इसमें था और इसका निगलने के पश्चात आंत्र के पोषी में गया। आंत्र में से इसमें सेकंड स्टेज लार्वा हैचिंग आउट हो गया। सेकंड स्टेज लार्वा जो होता है वो क्या हुआ, हेपेटिक पोर्टल वेन के द्वारा लीवर में आ गया। लीवर से ये हार्ट में चला गया और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला गया, जहाँ इसमें एल्वियोलस बना दी। यह आने के बाद में इसे दूसरा और तीसरा निर्मोचन हुआ, जिसे तीसरी और चौथी अवस्था बनी। चौथी अवस्था जो है इन्फेक्टिस बनी। यह बलगम के साथ में इंटेस्टाइन में चला गया, वहाँ पर एक बार निर्मोचन और हुआ और फोर्थ जो है स्टेज जो है बन गया, अब एडल्ट एस्केरिस बन गया और एडल्ट एस्केरिस वापस अंडे देने लग गया और ये अंडे जो है फिकल मटेरियल के साथ में बाहर निकले और कंटेमिनेशन के साथ में। ये इसकी लाइफ साइकिल है। इस प्रकार जो हमारा एस्केरिस वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब आ जाती है एस्केरिस में पाई जाने वाली एडेप्टेशंस। तो एस्केरिस में जो अनेक अनुकूलता पाई जाती है, सबसे पहला बात तो परपोषी के पाचक रसों के प्रति ये एंटी एंजाइम की क्रियाशीलता से सुरक्षित रहता है। इसके शरीर पर दृढ़, मोटी और प्रतिरोधी क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, जिससे इसके अलावा एस्केरिस एंटी एंजाइम निकालता है जो एंजाइमों के प्रभाव को निरावृत कर देने के कारण यह है जिससे का जैसा बना रहता है। दूसरा, शरीर में चूसक, आसंजक चूसक और कंटकों का तो अभाव होता है, लेकिन आंत्र भित्ति से ये नहीं चिपक सकता, लेकिन इसमें क्या है प्रचलन क्षमता पाई जाती है। उस प्रचलन क्षमता के कारण इंटेस्टाइन की कर्माकुंचन के विपरीत ये गति करके अपने आप को इंटेस्टाइन में बना रखता है। तीसरा, परपोषी के आंत्र में पचे पचाए भोजन को ग्रहण करता है, चूस करके ग्रहण करता है, रसनी पेशी होती है। पांचवा, पूर्व पचित भोजन का ग्रहण करने के कारण आहारनाल जो सरल प्रकार की होती है। ग्रहण किए जाने वाला भोजन जो पूर्व में पाचित है, इसलिए पाचन ग्रंथियों का इसमें अभाव होता है। भोजन और ऑक्सीजन उत्सर्जित पदार्थों को वहन और वितरण की प्रक्रिया जो है सूडोसिलोमिक फ्लूइड के माध्यम से पूर्ण हो जाती है, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ी। अवशोषण हो गया, वहन और वितरण हो गया। आंत्र में ऑक्सीजन का नितांत अभाव हो तो एनएक्सिबायोटिक रेस्पिरेशन हो गया। परपोषी के आंत्र में रहने के कारण अन्य परभक्षों से सुरक्षित रहता है। जटिल ज्ञानेंद्रियों की जरूरत नहीं है।
इस प्राणी का अधिकांश भाग जो है प्रजनन में व्यर्थ हो जाता है। एक प्रपोसी दूसरे प्रपोसी में जब इन्फेक्शन होता है तो ये प्रक्रिया इसकी निष्क्रिय है। इसमें संदेहहीन प्रपोसी के द्वारा अचानक इसके अंडों को निगल दिया जाता है तो इन्फेक्शन होता है, बाकी इसकी जीवित रहने की सर्वाइवल बहुत कम हो जाती है। इसलिए इतने अधिक जो है अंडे दिए जाते हैं, उतना जटिल इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एस्केरिस के भ्रूणित अंडों को जब कोई सुअर निकलता है तब भी संक्रमण सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जिसके अंडे हैं, जिसका पोसी है, जिसका पैरासाइट है, होस्ट स्पेसिफिक रिएक्शन होती है, जिसका पैरासाइट है उसी के अंदर जाकर के ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस के अंडे माध्यम में इन्फेक्शन फैलाएंगे, अन्य प्राणियों में नहीं। यदि अंडे को उचित प्रपोसी द्वारा नहीं लिया जाता है तो उसका एम्ब्रियोनेटेड डेवलपमेंट आगे का नहीं होता है, इन्फेक्शन नहीं होगा। प्रपोसी द्वारा निगले जाने पर पहले अंडों का एम्ब्रियोनिक विकास होना अत्यंत आवश्यक होता है। पूरे शरीर में अंडों के समुचित विकास तो गर्म, छायादार और आर्द्र पर्यावरण को होना आवश्यक रहता है। जल अपघटन में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक या 60 डिग्री फ़ारेनहाइट 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान होता है तो अंडों भ्रूण का विकास के लिए घातक है और ये जीवित नहीं रह पाता है। बड़ी संख्या में अंडे उत्पन्न करता है, अधिकांश अंडे नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि एक परिपक्व जो एस्केरिस होता है 1 मिनट में 162 अंडे देता है, एक दिन में 2,34,000 तक अंडे देता है और कुल 2,70,00,000 अंडे देता है। अंडों की इतनी बड़ी संख्या में अलिंग उत्पादन के अभाव होता है इसमें और द्विलिंगता की पूर्ति कर देता है। निश्चित प्रपोसी तक पहुँचने में युग्मनज और एम्ब्रियोनेटेड एग्स जो होते हैं पर्यावरण की अनुचित दिशाओं के सुरक्षा हेतु इनके ऊपर प्रतिरोधी कवच बन जाता है और कई वर्षों तक यह जीवित रहता है पर्यावरण में। अंडों का अति छोटा आकार, प्रतिरोधी स्वभाव, प्रपोसी से दूर विकीर्ण होने योग्य होता है। संक्रमित होने से दूसरे में इसका संक्रमण बिना किसी मध्यवर्ती और उसके सीधा ही हो जाता है, जो मध्यवर्ती भाव सुगम और सुरक्षित होता है। ये एस्केरिस के 12 अनुकूलन है। एस्केरियासिस रोग एस्केरिस के कारण होता है। संक्रमण अंडों के कंटेमिनेशन से इन्फेक्शन हो जाता है, बच्चों में अधिक होता है। पैथोजेनेटिज्म में लार्वे अवस्थे जो इन्फेक्शन करते हैं लंग्स, लिवर, लंग्स और हार्ट में, तो हेमरेज होने की संभावना रहती है। लार्वे अत्यधिक हानिकारक है, आंत्र में पहुंचकर आंत्र के ऊपर लगा हुआ छेद भी करते हैं, रुधिर प्रवाह में जाते हैं, वहां से वृक्क, स्पिनल कोड, मस्तिष्क, मांसपेशियों पहुंचकर उन अंगों को गंभीर हानि पहुंचाते हैं। फुफ्फुस में रुकते हैं तो वह हेमरेज की दिशा विकसित हो जाती है, जिसे पेचियल हेमरेज कहा जाता है। वो कुपिकाओं में सूजन उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण ओडी में आ जाती है और एक्यूट इन्फेक्शन होने पर एक्यूट निमोनिया हो सकता है, संक्रमण पश्चात एनीमिया हो सकता है, ल्यूकोसाइटोसिस होते हैं, इओसिनोफिलिया हो सकता है। व्यस्त जंतु में आंत्र के दर्द उत्पन्न कर देंगे, एंट्रिटिटिस को देंगे, आंत्र शोध कर देंगे। बर्मीफाइड अपेंडिक्स, गाल ब्लैडर और बाइल डक्ट में प्रवास कर जाते हैं, आंखों में सूजन आती है। आंत में होने वाले भोजन से भोजन प्राप्त करते हैं, आंत की भित्ति से रुधिर चूस सकते हैं, विषों को जलन उत्पन्न करते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन में जलन होने के कारण यह कॉन्वुलेशन एसिड पेचों का निश्चित रूप से संकुचन हो जाता है, जिससे डेलीरियम, चिरनिद्रा, डीप स्लीप, घबराहट आ जाती है। इस प्रपोज में एक ऐसा पदार्थ उत्पन्न किया जाता है प्रपोज के आंत में ट्रिप्सिन एंजाइम को प्रभावित करके प्रोटीन पाचन में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए जिनमें एस्केरिस का संक्रमण होता है उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है और इस प्रकार बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाने के बाद उसकी वृद्धि पर प्रभाव को प्रभावित करते हैं। एक से अधिक प्रोजीवियों की उपस्थिति में ये सूल पीड़ा, कॉलिक पेन हो जाए तो पाचन मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, एक से अधिक पैरासाइट हो दिए तो ये उदर पीड़ा हो सकती है, उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकती है, हल्का बुखार आ सकता है। ऐसी दस्ता में औषधि ली जा सकती है। औषधि लेने पर यह औषधि उत्तेजित हो जाए तो ये ठोस रूप की गांठ बना देती है आंत में और आंत को अवरुद्ध कर देती है। 100 से 1000 तक या 5000 तक परोपजीवी पैरासाइट्स एक व्यक्ति में देखे जा सकते हैं। यह शल्य क्रिया के बिना घातक हो सकती है। चिकित्सा, रोगी के मल को एस्केरिस के अंडों की परीक्षा करके संक्रमण की पहचान की जा सकती है। 12 घंटे का उपवास रखा जाए, जिलेटिन का कैप्सूल लिया जाए जिसमें हेक्सारिसोर्सिनल के क्रिस्टल हो। एक खुराक लेने के बाद में इसकी चिकित्सा की जा सकती है। पहली खुराक के बाद 4 घंटे के उपवास के बाद दूसरी खुराक ली जा सकती है, जिसके फलस्वरूप क्रम मर जाएंगे। उन्हें सोडियम सल्फेट समान सारक औषधि द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। एंटी हेलमेंट्स ड्रग्स जैसे चिनोपोडियम का तेल अत्यधिक टॉक्सिक होता है। टेट्राक्लोरोइथाइलिन
परोपजीवी को उत्तेजित करता है, इसे ऊपर से उलझकर आपस में गांठ बना लेते हैं। हेट्राजिन, पाइपरजन सल्फेट, साइट्रेट, टेट्रामिसोल, डायथियाजोन एंटी हेलमेंट्स ड्रग्स काम में ले जाती है। बिफेनियन, हाइड्रोक्सीनेप्थोएट, हेक्सारिसोर्सिनॉल और थायोबेंडेजोल आदि औषधि विशिष्ट रूप से प्रभावी है। रोग निरोध कैसे किया जाता है? संक्रमण से बचो, प्रदूषित मिट्टी से दूर रहो, बच्चों को मिट्टी में स्वच्छता के खेलने के पश्चात हाथ धोने की आदत डालो साबुन से, स्वच्छता की आदत विकसित कर दो। प्रदूषित मिट्टी में उत्पन्न सब्जियों में खाने से पहले अच्छी तरह उबाल लें, धो लें। हाथ के नाखूनों को प्रदूषण से बचाने के लिए नियमित रूप से काटते रहें। वस्तु खाने से पहले साबुन से पहली बात हाथ धो लें और पुनः संक्रमण से पूर्व बंद कर दिया जाए। बिना किसी चिकित्सा के 9 से 12 महीने में इन परजीवियों से स्वतः छुटकारा मिल जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आशा है यह अध्याय आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। जय हिंद।